हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। देखो ये EMRS रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें PGT और जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी कुछ, उनका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था और सारी चीज़ें उसकी क्लियर थी। लेकिन TGT और हॉस्टल वार्डन, इन दो चीज़ों की जो स्थिति क्लियर नहीं थी कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ें क्या नहीं, उनका मतलब नोटिफिकेशन ही नहीं आया था कितनी वैकेंसी वगैरह क्या है। तो अभी इनका नोटिफिकेशन आ चुका है और सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं और मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं सब चीज़ बताऊँगा आपको, सारी चीज़ों से अवगत कराऊँगा, कैसे क्या चीज़ें हैं, पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या आएगा, कितने नंबर का जो है आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से पेपर होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, CTET ज़रूरी है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और भैया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए इसमें उसकी भी कमेंट कीजिएगा जी, कि जी हमें ये चीज़ बता दीजिए आप, ये हमारे समझ में नहीं आई है। तो देखिए EMRS की फुल फॉर्म आपको पता ही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS, ठीक है। इम्पोर्टेंट बुलेटिन एंड गाइडलाइंस, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम यानी कि ESSE 2023, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम क्या चीज़ें इसमें क्या नहीं है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इस नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। तो एक बार मैं आपको बताऊं नोटिफिकेशन ये इंडेक्स क्या है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन दिया गया है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डेट दी गई है आपकी, कब फॉर्म भरे जाएंगे। ये क्या है, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, यानी कि जो एग्ज़ाम है उसके रूल्स बताए गए हैं। इसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के क्या रूल्स रहेंगे आपके, ये अपेंडिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यानी कि सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन बताया जाएगा इसमें। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू एग्जामिनेशन टू राइट, ठीक है। मतलब कि जो फिजिकल लिमिटेशन है उसमें, जैसे कि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उसके लिए जो एग्ज़ाम लिखने वाला होगा या OMR भरने वाला होगा उसके लिए ये सारी चीज़ें। फॉर्मेट ऑफ OBC सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, फॉर PWBD सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी, मोस्ट चीज़ तो क्या है, ये है, वो तो तब से वैसे ही था। अब हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम डेट्स, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर। तो ये क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 हावर्स ऑफ 18/8/2023। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि आप 18 अगस्त तक 18 अगस्त तक आप 11:50 तक फॉर्म भर सकते हो। यानी कि 18 अगस्त की रात तक आप फॉर्म आराम से भर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है, 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। फी पेबल फॉर ESSE 2023, प्रोसेसिंग चार्ज ऑन द एप्लीकेशन, फीस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है GST। चलो ये आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा या पेमेंट किया जाएगा वो सारा सब कुछ ऑनलाइन मोड पर होगा। TGT जो है सेकंड ग्रेड है, उसके लिए फ़ीस रहने वाली है आपकी 1500। हॉस्टल वार्डन यानी कि छात्रावास अधीक्षक जो है उसके लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपये, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर NESTS वेबसाइट, यानी कि आप जो है एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से, NESTS वेबसाइट से। और नोटिफिकेशन विल बी नोटिफाइड ऑन NESTS वेबसाइट, यानी कि आपको EMRS से रिलेटेड जो भी कुछ देखना है उसके लिए आप क्या वेबसाइट खोलेंगे NESTS वेबसाइट खोलेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी आई नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है जो एग्ज़ाम होगा आपका कितने टाइम का होगा। तो 180 मिनट फॉर टीचिंग स्टाफ, यानी कि जो आपको टीचिंग एग्ज़ाम है, जो PGT है आपका, TGT है जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह हैं, जिनमें आप टीचर की जो वैकेंसी है इसमें, यानी कि टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उनके लिए जो टाइमिंग रहेगी वो 180 मिनट रहेगी। कितनी रहेगी भैया,
180 मिनट रहेगी। और अगर मैं बात करूँ नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो उसके लिए जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 150 मिनट। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कितना रहेगा टाइम? 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हो गया 250 घंटे, और 180 मिनट का हो गया 3 आवर्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, वो अभी डाले नहीं है, डाले जाएंगे, वो एडमिट कार्ड में पता चलेगा आपका, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन शेयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड ये क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ OMR बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका टेस्ट होगा ना भैया वो OMR सीट पर होगा। टेस्ट जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट होगा OMR सीट पर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, candidates are required to apply through online mode only for the post as per the advertisement vacancy circular the application form in हाँ देखिए, ये इसमें एक चीज़ है कि नो फी यानी कि जो SC ST और PWBD कैटेगरीज से आते हैं ना, SC ST और PWBD कैटेगरी से, उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए फॉर्म फ्री भरा जाएगा, ठीक है। SC ST और PWBD के जो मेरे भाई बहन हैं उन्हें एक भी रुपया नहीं देना है, उनके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ये थी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़। और क्या है, और तो सारी इसमें मतलब बताया गया है क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें आगे भी हैं इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन दियर रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एडवाइस टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब है इसमें मेन चीज़, तो अब है देखो ये क्या है इसमें इसमें अब क्या चीज़ है, अब ये चीज़ है इसमें चैप्टर 3 EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023, अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023। ये जो है ये वैकेंसी बताई गई हैं, कितनी कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या इनमें आएगा और कैसे कैसे रहेगा। तो देखिए TGT की जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 5660 पोस्ट। TGT की टोटल कितनी पोस्ट रहेंगी? 5660 पोस्ट, और अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट होती है 5660। और इसमें मैथ साइंस की भी है, मैथ की अलग है, साइंस की अलग है, SST की अलग है। तो जो भी सब्जेक्ट हैं आपके जो सेकंड ग्रेड में चलते हैं उनके लिए जो सीट रहेंगी वो रहेंगी, आपके पद रहेंगे 5660 पद रहेंगे। और हॉस्टल वार्डन के लिए आपके रहेंगे 335 रहेंगे मेल के लिए, 334 रहेंगे फीमेल के लिए, यानी कि टोटल आपके मिलाकर 650 के समथिंग जो है हॉस्टल वार्डन की पोस्ट हैं इसमें। टोटल मिला के आपकी 6329 पोस्ट हैं इसमें EMRS में, जो TGT और हॉस्टल वार्डन की दोनों को मिलाकर जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 6329 पोस्ट रहने वाली हैं आपकी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT ग्रुप B, तो इसमें जो है वो बताया गया है कि क्या कहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, मतलब इनका कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि कौन सी सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं। यानी कि जो हिंदी से जो TGT देगा उसके लिए जो पोस्ट हैं वो 606 हैं, इंग्लिश से जो TGT देगा उसके लिए 671 हैं, मैथ्स से जो TGT देगा उसके लिए 686 हैं, सोशल स्टडीज़ यानी कि SST से जो TGT देगा उसके लिए 670 हैं, और साइंस से जो देगा वो उसके लिए 678 हैं। ये रही 3311 पोस्ट, ठीक है। अब इनको आगे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। UR, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए 1351, EWS के लिए 329, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 892, SC के लिए 493, ST के लिए 296, OH के लिए 33, BI के लिए 33, HI के लिए 33 और अदर्स के लिए कितनी है 34। देखिए ये क्या होते हैं, ये कुछ उसके कोर्स होते हैं HIB और ये BI और ये हैंडीक्राफ्टेड कोर्स होते हैं ये कुछ, ठीक है। और इसमें आगे क्या है, और इसमें आगे है आपका क्या, नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज़ फॉर द पोस्ट, देख लीजिए OH BI HI ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेन टीचर ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप B, इनके लिए, अच्छा ये इनके लिए हैं, ये जो मतलब अलग स्टेट होती है ना उनके लिए भी पोस्ट हैं। ये जो TGT की पोस्ट है ना, बंगाली के लिए 10 पोस्ट हैं, गुजरात के लिए 44 पोस्ट हैं, कन्नड़ के लिए 24 पोस्ट हैं, मलयालम के लिए 2 पोस्ट हैं, मणिपुरी के लिए 6 पोस्ट हैं, मराठी के लिए
52 पोस्टें, उड़िया के लिए आपकी 25 पोस्टें, तेलुगु के लिए आपकी 102 पोस्टें, उर्दू के लिए आपकी 6 पोस्टें, मिजोरम के लिए 2 पोस्टें और संस्कृत के लिए आपकी 358 पोस्टें। ये लैंग्वेज की पोस्ट हैं, ये अलग लैंग्वेज होती हैं जो, और ये संथाली जो है उसके लिए 61 पोस्टें, हालांकि है सेकंड ग्रेड की या टीजीटी की है। तो ये 652 पोस्ट ये नहीं है आपकी, ठीक है। ये देख लेना आप किसकी हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ वगैरह। संस्कृत की इसमें 358 जगह हैं, ठीक है। और मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए आप कि ये टीजीटी की जगह और किसके लिए हैं, एक मिनट कहाँ गया वो, ये जो पोस्टें आपकी ये हैं उसकी अदर की, जैसे म्यूजिशियन में भरना चाहता है कोई, आर्ट में भरना सकता है, पीईटी में भर रहा है कोई, पीईटी मेल और फीमेल की दोनों अलग हैं। लाइब्रेरियन की भी हैं इसमें, लाइब्रेरियन की 369 जगह हैं, म्यूजिक की इसमें 320, आर्ट की 392 हैं, 342 हैं सॉरी, पीईटी की 321 हैं और 345 हैं फीमेल में। तो ये सारी जो 1697 पोस्ट ये अलग हैं टीजीटी में ही, ठीक है। और किस किस की पोस्टें इसमें, और देखिए किस किस की पोस्टें, और देखिए ये हैं, हाँ ये आ गया नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट टोटल कितनी है, 669 पोस्टें, जिसमें से हॉस्टल वार्डन फॉर मेल 335 हैं और हॉस्टल वार्डन फॉर फीमेल 334 पोस्टें। अब इनको कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया है, इसको आप देख लेना क्या चीज़ है कैसे नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आगे तो इसमें क्या है, देखिए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एब्रीविएशन यूज्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। शुड बी टाइम टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और क्या है, हाँ इसमें अब देखिए पोस्ट डिटेल्स ऑन लेवल ऑफ पे, यानी कि आपको अब आ गई आपकी पैसा की बात, आपको पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। तो पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे, ट्रेंड के जो टीचर जो टीजीटी में लगेंगे ना, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी जो, और जो थर्ड लैंग्वेज है, लाइब्रेरियन है, उनके लिए जो पे मैट्रिक्स रहेगी वो लेवल 7 रहेगी, जिसमें आपको रुपये 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रुपये मिलेंगे, यानी कि करीब आपकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी होगी। कितनी होगी, 60 से 70-80 हज़ार के समथिंग सैलरी होगी आपकी, अगर आप टीजीटी में पोस्टेड होते हो। तो ये अपने आप में मोटिवेशन होता है कि यार 60-70 हज़ार रुपये सैलरी महीने की बहुत होती है भाई, बहुत होती है 60-70 हज़ार रुपये महीने की सैलरी, ठीक है। और अदर टीजीटी जो हैं उनके लिए, म्यूजिक, आर्ट और पीईटी, उनके लिए जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो 6 रहेगा, यानी कि इनसे थोड़ा कम सैलरी रहेगी इनकी, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के लिए जो सैलरी रहेगी वो रहेगी लेवल 5 की, यानी कि रुपये 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी कि लगभग 50,000 के समथिंग जो सैलरी है वो रहेगी हॉस्टल वार्डन की। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी है भाई, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें लगने का, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने अभी आपको बताया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा और OMR बेस्ड पेन पेपर होगा। आप देखिए ये साफ साफ कह रहा है कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, यानी कि जो एग्ज़ाम पेपर है वो 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। आप हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कीजिए। हालांकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब OMR में करते हैं तो उसको जो कॉपी चेकर है उसको क्या पता है इसने हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है। ऑप्शन सेम होते हैं, सीरीज वाइज अलग अलग वो होते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो टीजीटी के अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका, यानी कि आवा सादा ABCD वाला रहेगा और 120 मार्क्स का रहेगा। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 120 नंबर का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा आपका जिसमें लैंग्वेज वगैरह वो सब्जेक्ट आएगी आपकी, वो 120 की आएगी। और एक आपका होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, या जिसमें लैंग्वेज पूछी जाएगी, जो 30 नंबर की होगी। 30 नंबर की क्या होगी भैया आपकी, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश के 30 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखिए मैं डिटेल बात कर रहा हूँ टीजीटी के सिलेबस की, कि डिटेल में कैसे कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं टीजीटी में, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मैंने बताई दिया कितनी 180 मिनट का आपका जो है पेपर रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट फर्स्ट की, तो इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी कि सामान्य ज्ञान से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंडिया जीके के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है
वो पूछे जाएंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो पढ़ाने का जो होता है ना, जैसे टीचिंग मेथड, एक तरह से टीचिंग मेथड समझ सकते हो आप इनको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा वो होगा 10 नंबर का, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो अभी तक ये कितने मार्क्स के हो गए? 30 मार्क्स हो गए, अभी ये 30 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट 5 की, तो डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट आएगी वो आएगी आपकी 80 नंबर की सब्जेक्ट आएगी आपकी, जो सब्जेक्ट का जो आएगी आपकी 80 नंबर की आएगी। और उसका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा ना भैया, वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। जैसे आपने बीएससी की है, मैथ से दे रहे हो, साइंस से दे रहे हो, बीएससी की है, तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा उसका वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन तक के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हो उसमें, ठीक है। हालांकि 12th तक ही समझ जाता है वो, ग्रेजुएशन पे नहीं जाता, लेकिन उसमें कहा ऐसे ही जाता है कि डिफिकल्टी लेवल आपका वहाँ तक रहेगा, ठीक है, एमबीबीएस तक रहेगा। अरे एमबीबीएस कहाँ से करें अब हम? तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें एक आपका आएगा पार्ट 5 में टीचिंग, जो टीएम होते हैं हमारे, टीचिंग मेथड और केस स्टडी। केस स्टडी आपने पढ़ा होगा, अगर आप किसी ने भी टीचिंग की तैयारी की होगी, कभी टीचर की एग्जाम की तैयारी की होगी, तो उसने केस स्टडी पढ़ा होगा। केस स्टडी क्या होता है? तो केस स्टडी और जो आपका पेडागोजी है, उन दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सी इसमें एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डी क्या कह रहा है? खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पीईटीज ओनली, ठीक है। और जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, फिट इंडिया है, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए जो है आपके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैटर 80 नंबर का रहेगा, जिसमें से 65 नंबर का आपका रहेगा क्या? सब्जेक्ट रहेगा 65 नंबर का। जैसे कोई मैथ से दे रहा है तो 65 नंबर की मैथ आएगी, और कोई साइंस से दे रहा है तो 65 नंबर की साइंस आएगी। और 10 नंबर में रहेंगे आपके टीचिंग मेथड और जो है ये क्या है, केस स्टडी से रिलेटेड। और 5 नंबर में रहेगा आपका एनईपी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये हो गया पूरा 120 नंबर का मैटर हो गया। कैसे? 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, कितने हो गए? ये 40 हो गए। 80 का ये, 40 और 80 कितने हो गए? 120 हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट 6 की बात करूँ, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज टेस्ट होगा 30 नंबर का, उसमें 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी आपकी, ठीक है, 10 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी, और 10 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा? रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जिस भाषा से आप बिलोंग करते हो, या जैसे जिस भी भाषा से आप बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और ये जो पार्ट रहेगा 30 नंबर वाला, ये क्वालिफाइंग रहेगा भैया, कि आपको इसको जरूर क्वालिफाई करना ही करना है। और कितना क्वालिफाई करना है? ओनली विद मिनिमम 40%, यानी कि जो 30 का 40%, 30 का 40% जब अपन निकालते हैं तो वो आता है 12 नंबर, 4 3 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 4 3 12। तो आपको 30 में से 12 नंबर लाने होंगे इस पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए। कौन से पार्ट को? पार्ट 5 को। 5वें पार्ट को जब आप पास कर लेते हो तो ही आपकी आगे जो है चेक किया जाएगा, नहीं तो अगर इस पार्ट में आप अगर फेल हो गए तो इनको चेक ही नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। तो इस पार्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है, आपको 30 में से 12 नंबर यहाँ लाने ही लाने होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ भाइयों बहनों, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें? आगे कह रहा है इफ़ ही सी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6, ये कह रहा है पार्ट 1 to 5 ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्युएटेड। क्या कह रहा है? पार्ट 1 to 5
ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्युएटेड, यानी कि पार्ट फर्स्ट से फिफ्थ का एवेल्युएशन मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। अगर आप पार्ट इसमें 6 में क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, 12 नंबर नहीं ला पाते हो 30 में से, ठीक है, तो पास हो जाएगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं। 10 नंबर हिंदी के हैं, 10 नंबर इंग्लिश के हैं, 10 नंबर रीजनल लैंग्वेज के हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और दोबारा समझा ही देता हूँ मैं आपको कि क्या था, क्या कैसे था वो हैं, ठीक है। देखिए, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। पार्ट सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। पार्ट थर्ड में आपके नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। पार्ट फिफ्थ में आपकी सब्जेक्ट आएगी और आपका ये टीचिंग मेथड आएगा और आपका एनईपी 2020 आएगा और खेलो इंडिया फिट इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो मैटर रहेगा वो 80 का रहेगा टोटल। ये हो गई 120 और 30 ये हो गए, यानी कि टोटल 150 का हो गया वैसे तो, लेकिन ये क्वालिफाई है, इसके मेरे हिसाब से मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। और नीचे बता रहा होगा ये कि क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। देखिए आगे नोट क्या कह रहा है ये, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटीज पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ विल बी कॉमन, यानी कि सभी प्रकार जो भी इंग्लिश से दे रहा है टीजीटी, हिंदी से दे रहा है टीजीटी, संस्कृत से दे रहा है, बंगाली से दे रहा है, उर्दू से दे रहा है, मैथ से दे रहा है, साइंस से दे रहा है, एसएसटी से दे रहा है, अगर किसी भी सब्जेक्ट से दे रहा है उसके लिए इसमें जो पार्ट फर्स्ट से लेकर और पार्ट फोर्थ तक जो है वो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी पेपर में। फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी, एक जैसा पेपर आएगा। लेकिन जो पार्ट फिफ्थ रहेगा उसमें आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, क्योंकि पार्ट जो फिफ्थ है वो किसका है, सब्जेक्ट का है। और सब्जेक्ट सभी क्या होती हैं, अलग होती हैं। मैथ वाले के लिए भैया मैथ आएगी, साइंस वाले के लिए साइंस आएगी, एसएस वाले के लिए एसएस आएगी, तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। विल बी कॉमन, पार्ट फिफ्थ विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, यानी कि जो ऑप्शन के हिसाब से रहेगा वो, जैसे कि इसमें बंगाली चूज कर सकते हो आप थर्ड लैंग्वेज के रूप में। आप दो तो उसमें वो हो गई इंग्लिश और हिंदी। थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप बंगाली, गारो, गुजराती, हिंदी, आपकी कन्नड़, कश्मीरी, खासी और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेजेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ aforementioned scheduled languages. However, the standard of English and Hindi of both those who are opting one of these two languages as regional language also will be higher than the standard as that of general English and general Hindi. यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो आपकी शायद कॉमन रहेंगी और आपकी थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो रीजनल लैंग्वेज रहेगी उसको आप इसमें से चूज कर सकते हो। ये है इसमें, और कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी ये जो सिलेबस है, आप मैंने टीजीटी का बता दिया आगे, तो अब ये आपका जो सिलेबस है वो रहेगा हॉस्टल वार्डन का, यानी कि छात्रावास अधीक्षक का। और छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होगा वो 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें वही पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस 10-10, रीजनिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे देखो रीजनिंग जो है वो 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर टीजीटी में 10 क्वेश्चन आ रहे थे 10 नंबर के रीजनिंग के, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के रीजनिंग के। नॉलेज ऑफ आईसीटी यहाँ पर 20 नंबर की आएगी, यानी कि जो आपको कंप्यूटर रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। पार्ट फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज ऑफ पोस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फोर्थ में आपका जो पोक्सो एक्ट होता है उससे रिलेटेड और जो बच्चों से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं सरकार ने उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इसको क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक का काम क्या होता है, जो आपके छात्रावास है, हॉस्टल है, उसकी देख रेख करना, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसमें क्या क्या कानून होते हैं उसको पता तो होना चाहिए, पोक्सो एक्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इस पोर्शन को शामिल किया गया इसमें। और इसके मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और ये क्या कह रहा है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ये रहेगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें 30 नंबर के, ठीक है। यानी कि प्रशासनिक जो एप्टीट्यूड होता है, प्रशासनिक नॉलेज होने चाहिए, एक हॉस्टल वार्डन को प्रशासनिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। पार्ट अगर मैं बात करूँ 6 की तो वही लैंग्वेज वाला सीन रहेगा इसमें, लैंग्वेज कंपेटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ऑफ इस सब्जेक्ट, वही 30 नंबर वाला मैटर है इसमें, ठीक है। द टेस्ट विल ऑफ
2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी द लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, यानी कि आपकी जो टेस्ट रहेगा उसमें इंडिविजुअली आपकी पार्ट की कोई लिमिट नहीं रहेगी, आप कितने भी टाइम में कितने भी क्वेश्चन किसी भी पार्ट के अटैम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए इतना टाइम दिया जाएगा और इतने टाइम में आप इतने क्वेश्चन इसके कर सकते हो, अदरवाइज आप अगले पार्ट पर पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन कितने भी टाइम में अटेंड कर सकते हो। और ये जो रहेगा टोटल 120 का मैटर रहेगा और उसमें 150 का मैटर था टोटल, और उसमें 180 मिनट थे, यहाँ पर आपके 150 मिनट हैं। ठीक है, यहाँ पर 2.5 घंटा है, वहाँ पे 3 घंटा था, वहाँ पे 150 जो नंबर का था, और यहाँ पे कितने नंबर का है, यहाँ पे 120 नंबर का है। ठीक है, उसमें यही मैटर है, यही नीचे जो बताया गया है वही मैटर है और कुछ नहीं है इसमें। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट एंड आंसर की, ये आपके कोई मतलब की नहीं है चीज़। ठीक है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन वो आपको एडमिट कार्ड में आ जाएंगे अपने आप। ये क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ये आपकी कोई काम का नहीं है। रब वर्क कोई काम का नहीं है। चैप्टर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ ये देखिए आप एलिजिबिलिटी। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, TGT के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और आपकी जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं अभी। तो बात करते हैं हम पहले TGT की, कि TGT के लिए क्या चीज़ें कैसे रहेंगी, जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से रहेगा। तो TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, इस पे हम बात करने वाले हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें जो एज रहेगी, एज लिमिटेशन रहेगा वो 35 ईयर्स रहेगा, यानी कि 35 ईयर प्लस वाला जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है वो इसमें नहीं पढ़ पाएगा। जो आपकी एज रही है, एज मांगी है मैक्सिमम वो 35 वर्ष मांगी है, इससे ऊपर वाला नहीं भर पाएगा। और एक और बात बताऊं मैं कि जो EMRS में पहले से ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं उनके लिए 55 वर्ष है, मैक्सिमम 55 वर्ष है जो EMRS में पहले से ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं। ठीक है, डाउट क्लियर होना जरूरी है, डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC, SC ST OBC के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स पर, यानी कि गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब देखिए ये क्वालिफिकेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसमें कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे कि BSc B.Ed है, BA B.Ed है, आपका BCom BA, ऐसे आपका जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है वो हो या तो किसी यूनिवर्सिटी या NCTE या NCERT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न इन सब्जेक्ट, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विसाइट सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, यानी कि जो आपकी डिग्री है, जैसे आपने BSc किया हुआ है तो तीनों साल में आपकी सेम सब्जेक्ट होनी चाहिए डिग्री में। जैसे आपने PCM से किया है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी तीनों साल होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, आगे कहा गया है इसमें नोट, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट है लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज अंडर फॉर TGT हिंदी। तो जो TGT हिंदी से तैयारी करेंगे उनके लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, यानी कि तीनों साल में उसके पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे उसने BA किया है हिंदी से तो उसके पास तीनों सालों में हिंदी होनी चाहिए, तीनों ईयर्स में। इंग्लिश से किया है तो तीनों साल में इंग्लिश होनी चाहिए, और मैथ्स से किया है तो मैथ्स के लिए अब ये क्या क्या चीज़ कह रहा है वो देखिए, आप ध्यान से सुनिए, जो भी मैथ्स के बंदे हैं वो ध्यान से देखिए इस चीज़ को क्या कह रहा है। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथमेटिक्स के साथ साथ आपके पास फिजिक्स तो होनी चाहिए, फिजिक्स तो कंपलसरी है, और उसके अलावा आपके पास तीसरी जो लैंग्वेज है उसके रूप में आपके पास या तो केमिस्ट्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, या आपके पास स्टैटिक्स हो, यानी कि सांख्यिकी सब्जेक्ट हो। तो इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास तीसरी सब्जेक्ट है तो आप मैथ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपके मैथ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बॉटनी और जूलॉजी हुई,
वैसे होती नहीं है मैथ वाले के पास, वो बायो वाले के पास ही होती है। और बायो वाली चीज़ भी आगे आएगी, उसमें साइंस से दे सकते हैं वो, ठीक है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 6 एज mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subjects with maths, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and second years of graduation। यानी कि ये कह रहा है, मैं आपको एक वीडियो मैंने EMRS की पहले भी बताई थी और उसमें भी ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर मेंशन की थी कि जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि मतलब एक साल में 2 सब्जेक्ट रखती है बंदे के पास, तो उन 2 सब्जेक्ट्स के रूप में आपके पास मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है ये। अब आपका देखिए ये पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड BSc डिग्री विद हॉनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in any of the 2 years of the course. Candidate with BSc honors in physics or chemistry are not eligible for the post of TGT maths। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर किसी ने BSc डिग्री की है हॉनर्स से, तो उसके पास जो मैथ सब्जेक्ट है ना, वो मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए और उसमें जो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स होनी चाहिए एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन ऑफ द कैंडिडेट्स विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स। यानी कि जिसके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स है ऑनर्स में, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये हॉनर्स की बात है, ओनली हॉनर्स की बात है। सिंपल कैंडिडेट के लिए कोई बात नहीं है ऐसी, और सिंपल जो कैंडिडेट है उनके लिए ये जो 2 नियम है यही लागू होते हैं। और ऐसी भी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत कम होंगे जिनमें 2 सब्जेक्ट होती हैं, वो बहुत कम यूनिवर्सिटी होती हैं। अपनी राजस्थान और इधर की साइड तो अपनी स्टेट में तो होती नहीं है ऐसी भैया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ TGT साइंस की बात करता हूँ। आप इन 2 पॉइंटों को ज़्यादातर याद रखिए, क्योंकि जो कैंडिडेट भरेंगे ना, फॉर्म फिल करेंगे, वो ज़्यादातर इन्हीं सब्जेक्ट से, इन्हीं 2 पॉइंटों, ये 2 पॉइंट ही उनके काम आने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, TGT साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो TGT साइंस में क्या मैटर रहेगा। TGT साइंस में जो मैटर रहेगा वो रहेगा कि TGT साइंस बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए उसके पास। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन। यानी कि उसने जो ग्रेजुएशन की है उसमें आपकी तीनों ईयर में क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ बॉटनी, zoology and chemistry in the final year of examination and all the 3 subjects with botany, zoology and chemistry in the first and second years of graduation। तो जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो 2 सब्जेक्ट रखती है उनमें से आप तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई सी भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द एवर मेंशन 3 सब्जेक्ट्स, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ 2 years ऑफ द कोर्स फॉर TGT, ठीक है। ये साइंस की बात होगी। अब अगर मैं बात करूँ TGT सोशल स्टडीज़ की, तो TGT सोशल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें देखिए क्या सिस्टम है। तो उसमें ये सिस्टम है कि इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। एक तो आपकी जो हिस्ट्री से देगा ना, जो हिस्ट्री से देगा सोशल स्टडी का पेपर, उसके लिए एक तो हिस्ट्री होनी चाहिए, और सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके पास या तो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। इन 3 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट कोई भी होनी चाहिए। और आगे देखिए आगे क्या है, जो ज्योग्राफी से देगा उसके लिए क्या है, जो ज्योग्राफी से देगा उसके लिए सेकंड सब्जेक्ट के रूप में या तो हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। ऐसे ही हिस्ट्री, जोग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 years इन द ग्रेजुएशन। वही वाला मैटर है कि तीनों सालों में हिस्ट्री और जोग्राफी उसके पास होनी चाहिए। इन केस ऑफ हॉनर्स डिग्री, वो हॉनर्स डिग्री वाली बात भी वही है। फॉर TGT थर्ड लैंग्वेज, जो थर्ड लैंग्वेज से जो TGT देगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो थर्ड लैंग्वेज होगी उससे जो TGT देगा, उसमें कंसर्न लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। यानी कि जो डिग्री कोर्स है उसमें तीनों सालों में उसके पास वो ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल TGTs, यानी कि जितने भी TGT का पेपर देंगे उनके लिए पास्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो CTET की जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो पास होनी चाहिए। कंडक्ट बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय द NCT फॉर द पर्पज
यानी कि आपको एक तो CTET पास होना चाहिए, बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो भी टीजीटी का पेपर देंगे उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट क्लॉज एबव। ठीक है, ये है कि बीएड की जो डिग्री है वो 4 साल की इंटीग्रेट कोर्स वाली भी चल जाएगी आपकी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ टीजीटी म्यूजिक की, टीजीटी आर्ट की, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, टीजीटी लाइब्रेरियन की, तो इनसे चलो मैं बता ही देता हूँ एक बार, कोई अगर तैयारी कर रहा हो म्यूजिक से और उसे, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। टीजीटी म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो नॉट उसके लिए वही 35 ईयर्स जो है क्राइटेरिया रहेगा एज का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी उसके पास, ए बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि उसने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में भी बैचलर डिग्री कर रखी हो। टीजीटी आर्ट की अगर मैं बात करूं तो डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट्स में उसने डिग्री प्राप्त कर रखी हो। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो यही रहेगा कि 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में उसने बैचलर डिग्री कर रखी हो। अगर मैं बात करूं टीजीटी लाइब्रेरियन की, तो टीजीटी लाइब्रेरियन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में उसने डिग्री कर रखी हो। ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए, और 1 साल का या तो उसने डिप्लोमा कर रखा हो किसमें, जो लाइब्रेरी का जो डिप्लोमा होता है उसमें। अब आगे क्या है, हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए एलिवेज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी हॉस्टल वार्डन के लिए, वही ये एज वाली बात तो यही रहेगी 35 ईयर्स। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट, यानी कि उसने 4 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके पास कोई सी भी डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तो जो भी बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स है वो हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। EMRS एम्प्लॉयज़ आर दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल्स ऑफ EMRS। नोट क्या है, इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज दे शुड हैव वैलिड सीटेट। ये आपके काम की चीज़ है कि उसके पास वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पर आपके पास सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास सीटेट नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकता। दोज अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स ऑफ ESSE 2023 एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। Consideration of application at the time of written OMR based test will be provisional only. Verification of documents shall be carried out by NESTS before appointment, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करेगा। The candidate must have certificate of minimum required qualification at the time of submission of application. आपकी एप्लीकेशन जब फॉर्म भर रहे हो तो उसी टाइम पर आपकी सारी जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी बीएड है, सीटेट है, आपका पास होना चाहिए। 18 अगस्त तक आपका सब कुछ पास होना चाहिए। जो इस बार सीटेट देंगे वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, जिनका सीटेट पहले क्लियर नहीं है। और सीटेट जो पेपर 2 होता है टीजीट के लिए वो पास होना चाहिए, पेपर 1 पास होना कोई मायने नहीं रखता। एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग आफ्टर रिक्वायरमेंट ऑफ ज्वाइनिंग, if any of the following is detected, the said applicant will be liable to be removed, disqualified, prosecuted and debarred for all appointments in EMRS, NESTS and her his application appointment will be rejected। ये कह रहा है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत दोषी पाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो उसको आजीवन कभी भी EMRS या NESTS जो एग्ज़ाम लेगी उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आगे क्या है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये सारे आपके वो हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि एज में रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं ST ST उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि जो नॉन क्रिमिलियर में आते हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कैंडिडेट 3 साल की लगातार सेंटर में जॉब कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है सेंटर में, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन्स ऑर्डिनरीली डोमिसाइल्ड इन द UT ऑफ
जो जम्मू कश्मीर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। वुमेन के लिए, ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है टीजीटी पोस्ट में। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग वुमेन, जो SC/ST के लोग हैं उनके लिए 15 साल का है। OBC के जो लोग हैं उनके लिए 13 का है। जनरल के लिए 10 साल का। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि किसी के हाथ पैर वगैरह में कोई है नहीं है या फिर डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये रिलैक्सेशन है। फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन EMRS, उनके लिए 55 साल, ठीक है। ये EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल्स ऑफ EMRS, उनके लिए 55 साल, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है हु हैव पुट इन नोस्टन, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन 5 years और कुछ नहीं है, ठीक है। तो काम की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो भी काम की चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ इस नोटिफिकेशन में। तो भाई लोगों, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता चुका हूँ, सारी चीज़ों से रूबरू करा चुका हूँ। फिर भी अगर कोई इसमें मेरे से गलती हो गई हो या फिर कुछ गलत बता दिया हो या फिर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो, मिस्टेक हो गई हो कुछ समझने में, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो मेरे से, और कमेंट में लिख सकते हो आप कि सर ये समझ में नहीं आया। सर तो खैर नहीं हूँ मैं, खैर ठीक है, तो पूछ सकते हो आप, लेकिन हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा भाइयों, और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।